कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? वो हो गया, सबका हो गया? कोई डाउट वगैरह उसमें? और मेटाबॉलिक्स, अरे बताएंगे, सब बताएंगे सर, लिखवा दूंगा मैं, परेशान मत। कल सब समझाना तो समझा दिया था, आज कुछ बातें मैं लिखवा दूंगा आपको, पॉइंट वाइज टू द पॉइंट। उससे आगे कुछ होना है ना, उससे पीछे कुछ होना। कल मैंने कुछ बातें बताई थी आपको कि हमारा जो कॉकरोच है पहली प्लेनेट अमेरिका ना डार्किश ब्राउन कलर का होता है, गंदी जगहों पर पाया जाता है जनरली। ओमनीवोरस है, सब कुछ इसके अंदर जो है, सब कुछ जो है खा जाता है, ठीक है। नॉकटर्नल का मतलब होता है रात के समय, रात के समय एक्टिव रहने वाला। नॉकटर्नल का मतलब रात के समय में एक्टिव, और डायर्नल का मतलब होता है दिन के समय में एक्टिव। जैसे हमारा बुशरेरिया बैंक्रॉफ्टाई है, फाइलेरियल वर्म है, निमेटोड का मेंबर है, लिम्फोइड ऑर्गन पर ये क्या करता है, अटैक करता है या वहां पर रिजाइड करता है। तो ये जो है हमारा बुशरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ये भी नॉकटर्नल है, रात के समय में एक्टिव होता है। आउल है हमारा, वो रात के समय में एक्टिव होता है, नॉकटर्नल है, ठीक है। हम इंसान क्या है, हम मोस्टली जो हमारा नेचर है, जो नेचर के अकॉर्डिंग हमारा नेचर है, हम दिन के समय में एक्टिव रहते हैं, रात के समय में क्या करते हैं, सोते हैं, ठीक है ना। तो जो दिन के समय एक्टिव है डायर्नल, जो रात के समय में एक्टिव है वो नॉकटर्नल। तो बेटा सीधी सीधी सी बात है, कल हमने कुछ बातें आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, तो बात आप भी समझ लीजिए। मैंने बताया कि हमारा कॉकरोच है, ये हमारा जो कॉकरोच है, ये कॉकरोच आपका, इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। हेड में डिवाइड होगी, थोरैक्स में डिवाइड होगी और एब्डोमेन में डिवाइड होगी। हमने बताया इसका जो हेड पोर्शन है वो 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। उन सेगमेंट्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं, बहुत सारी बुक्स में, मॉड्यूल्स में जो नाम लिखे होते हैं उसके नाम की जरूरत नहीं, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि ये इट इज मेड अप ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स, या मेड अप ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट। ये 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। पहली चीज, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा। और क्या बताया था मैंने, इसका जो हेड होता है बेटा, हेड उसका कैसा होता है बेटा, हाइपोग्नाथस होता है। मैंने बताया था इसका हेड कैसा है, हाइपोग्नाथस। अब इसी हेड पर आप देखिएगा थोड़ा सा, ये कॉकरोच का पूरा पूरा डायग्राम बना हुआ आपको दिख रहा है। इसके हेड पोजीशन पोर्शन पर आप देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेटा, ये इसका पूरा पूरा हेड है, ये वाला पार्ट, ये वाला हेड है। इसके हेड में क्या क्या आपको दिख रहा है, ये आपको फिलीफॉर्म एंटीनी दिख रहा है, ठीक है। लाइक कंपाउंड आइज आपको दिख रही है, और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, इसी में यहाँ पर छोटा सा क्या दिखता है, हमने आपको बताया था फेनेस्ट्रा ओसेलाई, हमने बताया था, जो कि ये क्या है, सिंपल आई है, कंपाउंड आई है, सिंपल आई है। ये क्या करती है बेटा, ये लाइट को परसीव तो करेगी, लाइट को परसीव करेगी बट रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। जैसे सिंपल सी बात है, कोमा का पेशेंट है, आपकी बातों को सुन तो रहा है बट रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है ना। बात समझ में आई? हाँ, लाइट को परसीव सेंसेशन उसको फील तो होता है, बट उसकी वो आई रिस्पॉन्ड नहीं करती, बल्कि उसकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। यहाँ पर ये छोटा सा स्पॉट दिख रहा है, इसको हमने क्या बोला था बेटा, इसको हमने कहा था दिस इज द फेनेस्ट्रा ओसेलाई। फेनेस्ट्रा ओसेलाई इसी का दूसरा नाम था बेटा सिंपल आई, सिंपल आई। और ये जो एंटीना था हमारा, ये एंटीना कैसा है बेटा, सेगमेंटेड फॉर्म का एंटीना है। ये एंटीना हमारा कैसा है बेटा, सेगमेंटेड फॉर्म का एंटीना है। ये एंटीना ऑल्फैक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये एंटीना वाइब्रेटो रिसेप्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एंटीना कीमो रिसेप्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इन्वायरमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, कॉकरोच जो है इन सारी एक्टिविटीज को परसीव करेगा थ्रू द एंटीना, थ्रू द एंटीना,
ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कभी जो कॉकरोच हमारा होता है वो हमेशा अपनी एंटीना को हिलाता रहता है, वो एंटीना को हमेशा हिलाता रहता है। ठीक है, क्यों हिलाता है? ताकि आसपास की जो सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स में होने वाले जो चेंजेस हैं, वो सारे चेंजेस को वो क्या कर सके, आसानी से परसीव कर सके और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज कर सके। ठीक है, खतरा है तो भागेगा और नहीं खतरा है तो वहीं रुकेगा, खाने वाने की स्मेल वगैरह जो भी लेनी होगी वो इसी एंटीना से लेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द हेड। हेड के बारे में बात कर रहे थे हम, लिखिएगा द हेड। हेड बियर्स, हेड बियर्स, हेड बियर्स पेयर्ड एंटीना, पेयर्ड एंटीना। हेड क्या करता है बेटा? पेयर्ड एंटीना होता है हेड के पास। और दूसरा होता है बेटा पेयर्ड कंपाउंड आई, पेयर्ड कंपाउंड आई। पेयर्ड क्या होता है बेटा? कंपाउंड आई। और हेड पोजीशन पर और क्या होगा? माउथ पार्ट्स भी इसके पास मौजूद होंगे। ठीक है, बट कंपाउंड आई साथ साथ एक चीज और लिखिएगा, पेयर्ड सिंपल आई, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ये रूडिमेंट्री है। कैसा है ये रूडिमेंट्री है, मतलब ये काम का नहीं है, ये रूडिमेंट्री पहली चीज। और आखिर में मैं बताऊं इसमें क्या होता है बेटा? हेड पोजीशन पर होगा आपका माउथ पार्ट। और ये जो कॉकरोच का जो माउथ पार्ट है, ये माउथ पार्ट किस टाइप का होता है बेटा? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट है। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का माउथ पार्ट माना जाता है, सबसे प्रिमिटिव टाइप का माउथ पार्ट माना जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी दूसरे माउथ पार्ट्स का डेवलपमेंट हुआ वो इन्हीं से हुआ है, इन्हीं के अंदर मॉडिफिकेशंस हुए तो हुआ। ठीक है, तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं मैंडिबुलेट टाइप। क्या बोलते हैं? मैंडिबुलेट टाइप। इसका माउथ पार्ट कैसा है बेटा? मैंडिबुलेट टाइप है, मतलब इसका मैंडिबल ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, इसके बाद अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे बेटा हर एक सेगमेंट बॉडी का, ये वाले जो पोर्शन आप देख रहे हो कॉकरोच का, ध्यान दीजिएगा इधर, कॉकरोच का ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये कौन सा पोर्शन है? डॉर्सल है या वेंट्रल है? कितने लोगों को अभी भी प्रॉब्लम होती है डॉर्सल वेंट्रल? समझ में आता है डॉर्सल? जैसे हमारा ये सीने वाला पोर्शन है, फ्रंट वाला पोर्शन है, दिस इज द वेंट्रल पोजीशन, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड द डॉर्सल, और ये हमारा क्या है बेटा? लेटरल। ठीक है, तो कॉकरोच के केस में देखिए आप समझिएगा, मान लीजिए कि ये अपर पोर्शन है, ये लोअर वाला पोर्शन है और ये साइड वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये जो अपर वाला रीजन होता है इसको हम बोलते हैं बेटा टर्गम। ये कौन सा है? टर्गम। और टर्गम कैसा है बेटा? डॉर्सल। टर्गम कैसा है? डॉर्सल है। नीचे वाला कैसा? लोअर वाला, ये वेंट्रल पोजीशन है, और वेंट्रल वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं बेटा स्टर्नम। ये वेंट्रल पोजीशन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, और ये जो साइड वाले पोर्शंस होते हैं, ये साइड वाले, ये कौन सा पोर्शन है बेटा? लेटरल पोर्शन है, और इस लेटरल पोर्शन का नाम क्या होता है? प्ल्यूरा। क्या नाम होता है बेटा इसका? प्ल्यूरा या प्ल्यूराइड। कभी कभी हम इसको ऊपर वाले टर्गम को हम टर्जाइड भी कहते हैं, स्टर्नम को स्टर्नाइड भी कहते हैं, और प्ल्यूरा को प्ल्यूराइड भी कहते हैं। बात क्लियर हुई? हर एक सेगमेंट को, हर एक सेगमेंट को, कॉकरोच के हर एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्केलेराइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेराइड। ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द कॉकरोच इज नोन एज द स्केलेराइड, एंड ईच सेगमेंट अटैच्ड टू ईच अदर बाय द ऑर्थोइडल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑर्थोइडल मेम्ब्रेन से वो क्या होता है बेटा? जुड़ा हुआ रहता है। और ये मेम्ब्रेन जो होती है, ऑर्थोइडल मेम्ब्रेन ज्वाइन करने वाली, ये एक फ्लेक्सिबल नेचर वाली मेम्ब्रेन होती है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक सेगमेंट है कॉकरोच का। ठीक है, एक सेगमेंट ये है कॉकरोच का। ठीक है,
इस कॉकरोच के सेगमेंट्स को आपस में जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिए इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थोइडल मेम्ब्रेन। And each segment is known as the sclerite. Each segment is known as the sclerite. Each sclerite is attached to each other by the orthoidal membrane. यहाँ आए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये तो कुछ इसके बारे में बात हो गई। मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊं। अभी मॉर्फोलॉजी के बारे में चल रहा है, लिख लिया आपने? देखिए बेटा, हम बात करने चल रहे हैं किसके बारे में? इसके थोरैक्स के बारे में बात करने चल रहे हैं। इसके थोरैसिक रीजन में क्या क्या चीजें होती हैं। आ जाओ। तो कल आए थे। देखो बेटा, when we talk about the thorax, तुम्हारे पास भी थोरैक्स रीजन है कि नहीं है? हमारा थोरैसिक रीजन है। हमारे थोरैसिक रीजन में क्या क्या है? पहली चीज तो ये है कि हमारे थोरैसिक रीजन में लंग्स है। हमारे थोरैसिक रीजन में क्या है? हमारा हार्ट है। हमारे थोरैसिक रीजन में हमारा थाइमस ग्लैंड है। हमारे थोरैसिक रीजन से ही हमारा ट्रेकिया और एसोफेगस पास होकर के जाता है डायफ्राम के पास से। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं। और हमारा थोरैसिक रीजन और हमारा एब्डोमिनल रीजन एक दूसरे से क्या है? बटा हुआ है। किसके थ्रू बटा है बेटा? डायफ्राम के थ्रू। एंड डायफ्राम जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे मैमल्स का। और अगर डायफ्राम रप्चर कर गया तो हमारी सांस रुक जाएगी, है ना? हमारी ब्रीदिंग क्या हो जाएगी? तुरंत स्टॉप कर जाएगी। तो ये थोरैसिक रीजन है इसका। थोरैसिक रीजन 3 में बटा हुआ है बेटा। ये 3 रीजन कौन कौन से हैं? एक तो इसका कौन सा प्रोथोरैक्स रीजन है, मेसोथोरैक्स रीजन है, और एक मेटाथोरैक्स रीजन। ठीक है, प्रो मतलब पहला, मेसो मतलब बीच वाला, मेटा मतलब बाद वाला। ठीक है, प्रो मतलब पहले का, मेसो मतलब बीच का, मेटा मतलब बाद वाला। ठीक है, ये 3 रीजन हो गए, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। इस प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से इसके अपेंडेजेस क्या होते हैं बेटा? निकलते हैं। अपेंडेजेस जो निकल रहे हैं ये थोरैसिक रीजन से ही निकल रहे हैं। चाहे हम अपेंडेजेस में हम लेग्स की बात करें, चाहे हम विंग्स की बात करें। एब्डोमिनल रीजन से अपेंडेजेस नहीं निकलते, बल्कि क्या होते हैं? ये एनल सर्काई और ये क्या निकलते हैं? एनल स्टाइल, ये सब निकलते हैं, जो कि सेंसरी स्ट्रक्चर एज वेल एज पॉपुलेशन में हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर्स बनाती है। जैसे एनल स्टाइल क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल का, और एनल सर्काई क्या है? एक सेंसरी पार्ट है, दोनों का, मेल और फीमेल दोनों का ही है। कल मैंने बताया था ना, ईयर ऑफ कॉकरोच की तरह ये काम करता है। पीछे की जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं वो एनल सर्काई क्या करता है? परसीव करता है और कॉकरोच को आगाह करता है कि पीछे से कोई खतरा तो नहीं आ रहा, ताकि वो आसानी से भाग सके। ठीक है, तो ये प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए एक चीज और है बेटा, ये जो लेग्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला लेग्स आप देख रहे हो, ये वाला 1 2 3 कल बताया था हमने। तो ये प्रोथोरैसिक रीजन से निकल रहा है, तो ये प्रोथोरैसिक लेग हुआ। फिर मेसोथोरैक्स रीजन से निकल रहा है, तो मेसोथोरैसिक लेग हुआ। और ये कहाँ से निकल रहा है बेटा? मेटाथोरैसिक रीजन से निकल रहा है, तो ये मेटाथोरैसिक लेग हुआ। ठीक है, उसी तरीके से विंग्स के बारे में हमने बताया था। ये आपका कौन सा विंग है बेटा? मेसोथोरैसिक विंग है। ठीक है, ये टैगमाइना कहलाता है। हाइंड विंग क्या होता है बेटा? ये कौन सा विंग है? ये आपका फ्लाइट विंग है, जो उड़ने में मदद करता है। लेकिन होता क्या है कि ये टैगमाइना हाइंड विंग को क्या किया रहता है? ढके रहता है, इसकी वजह से ये फंक्शनल नहीं हो पाता। इसके लिए नेचर ने इसको क्या दिया? इसके लेग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया और दौड़ने के लिए एडेप्टेबल बनाया, ताकि फास्ट रनर हो सके। इसीलिए इसका हैबिट क्या हो गया बेटा? कर्सोरियल मोड ऑफ लाइफ हो गया। मतलब ये तेजी से भागता है, कॉकरोच उड़ता नहीं। मतलब नेचर ने अगर एक चीज की कमी की है तो दूसरी तरफ से उसको क्या कर दिया है? बैलेंस कर दिया है। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। हमारा नेचर हमेशा
अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेज पर ही रखना चाहता है। जैसे हमारी बॉडी हमेशा होम्योस्टेसिस पर ही रहना चाहती है, एडवर्स कंडीशन किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। जैसे ही नेचर में कुछ ऊपर नीचे होता है, वैसे ही नेचर अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ वो कारनामा कर लेती है। कभी सुनामी आ जाएगा, कभी भूकंप आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा और फिर नेचर कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगी बेटा, बैलेंस हो जाएगी। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जैसे हमारा होम्योस्टेसिस जब डैमेज करता है तो क्या होता है, जैसे कोई फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में आकर के अटैक करता है तो उसके सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। कभी बुखार हो गया, बुखार क्या है, बुखार बीमारी नहीं, बुखार इज अ सिम्टम। फीवर क्या है, एक सिम्टम है ना। हेडेक हो रहा है, हेडेक की वजह कुछ और है, हेडेक क्या है, एक सिम्टम है। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन क्यों हो रहा है, पता ये चला कि रात को बना हुआ जो राजमा था उसको आपने दोपहर में खा लिया, बासी वाला खाना। पता ये चला कि उस खाने की वजह से आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है। तो एब्डोमिनल पेन क्या है, द सिम्टम, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट्स को लिखिए इसमें। यहाँ पर कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन बना हुआ होता है बेटा, एक्सोस्केलेटन किसका बना होगा, एक्सोस्केलेटन बना होगा आपके काइटिन का। इस पॉइंट को मेंशन कर लीजिए अपनी कॉपी। पॉइंट है आपका स्केलेराइड्स अराउंड, sclerites around genital pore, sclerites around genital pore, genital pore के अराउंड सराउंडिंग में जो स्क्लेराइट होगी, जेनिटल पोर के सराउंडिंग में जो स्क्लेराइट होगी, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं उसको, गोनेपोफिसिस। क्या बोलते हैं, गोनेपोफिसिस या फेलोमियर्स। लिख लीजिए इसको, स्क्लेराइट्स अराउंड जेनिटल पोर या स्क्लेराइट फॉर्मिंग जेनिटल अपर्चर, ठीक है, या जेनिटेलिया। जेनिटल पोर या जेनिटेलिया दोनों शब्द आप कह सकते हो। जेनिटेलिया इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, गोनेपोफिसिस, हम बोलते हैं गोनेपोफिसिस, या किसी का दूसरा नाम होता है बेटा फेलोमियर। किसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, फेलोमियर, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पर देखिए, थोरेसिक रीजन में, ये थोरेसिक रीजन में ये जो प्रोथोरेक्स है हमारा, ये प्रोथोरेक्स ज्यादा बड़ा दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हो आप, ये प्रोथोरेक्स लार्ज एरिया दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद मेसोथोरेक्स सबसे छोटा है, मेटाथोरेक्स भी आपका क्या है, छोटा ही दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो लार्ज एरिया पूरा पूरा दिखाई पड़ रहा है ना प्रोथोरेसिक रीजन का, इसको हम कभी कभी कहते हैं प्रोनोटम, देखो लिखा हुआ है, क्या कहते हैं इसको हम बेटा, इसको हम कहते हैं प्रोनोटम। और मेसोथोरेक्स वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, मीजोनोटम। क्या कहेंगे, मीजोनोटम। और मेटाथोरेक्स रीजन को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे मेटानोटम, इसको हम बोलेंगे मेटानोटम, ठीक है। नोटम ये थोरेसिक का ही जो है सिनोनिम आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये है बेटा माउथ पार्ट, हेड में हम बात कर रहे थे, तो ये माउथ पार्ट्स की बात है। माउथ पार्ट्स पढ़ने से पहले हम लोग इसके लेग्स की बात कर लेते हैं, लेग्स की बात कर लेते हैं, लेग्स और विंग्स की बात कर लेंगे। तो ये अपेंडेजेस की बात हम करने चल रहे हैं। तो अपेंडेजेस में इसके लेग्स की बात करेंगे, लिख लीजिएगा लेग्स के बारे में। देखा था आपने लेग्स पढ़ के, कॉकरोच नहीं मिला, अरे टिड्डी मिली होगी ना, ग्रास हॉपर मिला होगा, वो भी नहीं मिला। बारिश में अभी टिड्डी से लाया था, कौन सी बारिश थी। देखिए बेटा, कॉकरोच का जो लेग्स होता है, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, ये कर्सोरियल अडेप्टेशन के लिए,
फिट होता है और सॉलिड एडाप्टेशन होता है इसमें, पहली चीज। और दूसरा, इसका ये जो लेग है ना बेटा, ये जॉइंटेड है। कैसा है ये जॉइंटेड है। जॉइंटेड होने की वजह से ही इसको हम आर्थ्रोपोडा में रखते हैं। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्थ्रोपोडा? आर्थ्रोस मींस जॉइंटेड, पोडास मींस क्या होता है बेटा? पैर। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या हो गया? जॉइंटेड लेग्स वाले हो गई है। जॉइंट्स कौन कौन से हैं? जैसे ये पार्ट है आपका कॉक्सा, ठीक है, कॉक्सा है। फिर उसके बाद सबसे छोटा पार्ट होता है ट्रोकेंटर, देन फीमर, देन सबसे लॉन्गेस्ट टिबिया, देन टार्सस। आपको सिर्फ इतने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, 5 पॉइंट्स। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करके बनाएंगे आपके लिए। आप इस तरीके से देखेंगे, द मोस्ट सॉलिड पार्ट, ये है आपका कॉक्सा। ये क्या है? कॉक्सा। ठीक है, उसके बाद ये रीजन आप देखिए, ये येलो वाला जो दिख रहा है, ये क्या है बेटा? ट्रोकेंटर। ये क्या है? ट्रोकेंटर है। उसके बाद आप ये वाला रीजन देखिए, ये क्या है आपका? टीबिया है। ठीक है, ये क्या है? टीबिया है, नहीं सॉरी फीमर है। ये फीमर है। फीमर के बाद आपको क्या दिखाई पड़ेगा बेटा? टीबिया दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये टीबिया लॉन्ग होता है इस तरीके से, ये टीबिया। टीबिया के बाद जो रीजन हमें दिखेगा वो होगा हमारा टार्सस, इस तरीके से लंबा सा। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये दिखेगा आपको, ये आपको दिखेगा टार्सस रीजन, और इसी में दिखेगा आपको एरियोलम, चिपकने के लिए। इसके साथ ही साथ बेटा यहाँ पे साइड में आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम बोलते हैं प्लेंटिली। क्या कहेंगे? प्लेंटिली। ये प्लेंटिली क्या होता है? ये प्लेंटिली एक एडहेसिव ऑर्गन की तरह काम करता है, जो कॉकरोच को ऊपर की तरह चढ़ने में मदद करता है, कॉकरोच को फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करने में मदद करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ये सबसे नीचे वाला ये तो क्लॉ है। ये क्या है बेटा? ये क्लॉ है जो पकड़ने में मदद करता है। और ये जो रीजन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एरोडियम। क्या कहते हैं इसको हम बेटा? इसको हम कहते हैं एरोडियम, जो कि एडहेसिव पैड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा? एडहेसिव पैड, मतलब एडहेसिव समझते हो ना, चिपकने के लिए। ये एडहेसिव पैड की तरह काम करेगा। ये जो पोर्शन हम बनाए हुए हैं यहाँ पर, ये क्या है? ये है प्लेंटिली। ये प्लेंटिली जो है ये भी एडहेसिव पैड की तरह काम करता है। ये दोनों ही एडहेसिव है, ये दोनों ही एडहेसिव है। ठीक है, अब नाम देख लीजिए, ये येलो वाला क्या है बेटा? कॉक्सा है हो गया। ये वाला क्या है बेटा? ये वाला है हमारा ट्रोकेंटर। ठीक है, और ये वाला रीजन कौन सा है बेटा? ये वाला है आपका फीमर। और ये वाला कौन सा है बेटा? टीबिया। और ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? ये टार्सस। ठीक है, ये क्या है? टार्सस। और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है इसको हम बोलते हैं प्री टार्सस, या खाली टार्सस से नाम याद कर लीजिए, बना लीजिए इसको। तो इसमें हाँ, ये उसके हैं स्पाइन जैसे, कांटे जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए रहते हैं, ये इसका प्रोटेक्शन करते हैं। इसी बना लिया हमने, बनाया नहीं तो क्या बनाया। टार्सस जो दिख रहा है आपको, टार्सस में 5 सेगमेंट्स होते हैं, याद रखिएगा। टार्सस के अंदर 5 सेगमेंट्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर ये प्री टार्सस बेटा यहाँ पर होगा, यहाँ पर इसको हम प्री टार्सस कहते हैं।
इस प्री टार्सस में ही क्या होगा, ये एडेसिव पैड होगा जिसको हम बोलते हैं एरोलियम। एरोलियम का दूसरा नाम बताओ रामा, एरोलियम का दूसरा नाम बताओ। सही है, एरोलियम का दूसरा नाम, एरोलियम का दूसरा नाम होता है पल्विलस। एरोलियम का दूसरा नाम होता है पल्विलस। लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है पूरे लेग में? अरे सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट टीबिया, ये पॉइंट याद रखना। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट इसका क्या है बेटा? टीबिया। स्मॉलेस्ट तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने हुए एक अपेंडेजेस में, एक अपेंडेज में, लाइक आपके लेग में टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने हुए? गिनो इसको। 1 2 3 4 और 5 इसका 7 कहाँ से आया? टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने हो गए? 9 इन ईच अपेंडेज, लाइक आपके लेग्स में। और बेटा देखो इधर, और खास बात, ये जो हर एक सेगमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है ना टार्सस का, ये है ना, इन ईच सेगमेंट को, हर एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? ये बताएगा? नहीं, टार्सोमियर। क्या बोलते हैं? टार्सोमियर। हर एक सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? टार्सोमियर। ठीक है, तो पॉइंट लिखिएगा, मैं कुछ बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। लिखिए। Tarsus contain 4 tarsomere and 1 claw-like pretarsus. Claw-like pretarsus. Claw-like pretarsus. Claw-like pretarsus. Which has a cushion pad. Which has a cushion pad called aeroleum. Cushion pad. Cushion pad. Cushion pad. Cushion. C-U-S-H-I-O-N. Cushion pad. Called aeroleum. या pulvillus, which provide friction. भाई हम चलते हैं जब, तो फ्रिक्शन की मदद से चलते हैं कि नहीं चलते? अगर फ्रिक्शन ना हो
हमारे चलने में अगर हमारे पैर और जमीन के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या हम मूव कर पाएंगे? कलम और कागज के बीच में फ्रिक्शन अगर नहीं हो तो क्या हम लिख पाएंगे? सिंपल सा फिजिक्स का फंडा है, हम सब जानते हैं। फ्रिक्शन है तभी तो हम मूव कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे इंटरनल जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनके मूवमेंट को फ्रिक्शन लेस बनाना होगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो हमारा ऑर्गन बेटा डैमेज होना शुरू हो जाएगा, है ना। इसीलिए सब जगह पर आपको कुछ ना कुछ फ्लूइड आपको जरूर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा इसके बारे में जो मैंने बताया कि दिस पैड प्रोवाइड फ्रिक्शन ड्यूरिंग लोकोमोशन। And some adhesive pad plaintively acts as anti-slip device. Anti-slip device that is helps to climb at vertical walls. ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई लेग्स के बारे में। अब हम बात करते हैं बेटा विंग्स के बारे में। विंग्स के बारे में बात करेंगे। देखिए इधर विंग्स के बारे में मैंने बताया, ये विंग्स आपको दिख रही है, ये वाली विंग्स। विंग्स कहाँ पर मौजूद है बेटा? प्रेजेंट एट द थोरैसिक रीजन। कौन कौन से थोरैसिक रीजन पर? मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स पर ये विंग्स मौजूद है। तो हमारी ये विंग्स कौन कौन सी हो गई बेटा? हमारी ये जो विंग्स है, तो सबसे पहली चीज विंग्स जो होती है ये थोरैसिक रीजन पर मौजूद है। अब थोरैसिक रीजन पर कहाँ पर? दो रीजन है, कौन कौन से? प्रोथोरैक्स पर विंग्स मत लगाइएगा, हमेशा कहाँ लगाइएगा बेटा? मीजोथोरैक्स पर और मेटाथोरैक्स पर विंग्स। मीजो पर जो होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मीजोथोरैसिक विंग। तो मेटा पर होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मेटाथोरैसिक विंग। हम क्या बोलेंगे? मेटाथोरैसिक विंग। ये मीजोथोरैसिक विंग्स के बारे में हमने बताया था। इसको हम समटाइम क्या बोलते हैं बेटा? टैगमाइना कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम होता है एलाइट्रा। क्या नाम होता है? एलाइट्रा, ठीक है। टैगमाइना और एलाइट्रा। ये जो आपका टैगमाइना है, ये टैगमाइना कैसा है सही है? ये टैगमाइना कैसा है? ठीक है, सब बताया था, ठीक है, लेदरी है, ओपेक है, और कैसा बेटा? ठीक है, तो हैवी भी होगा। अब हम हैवी कह रहे हैं तो हैवी किसी कंपेयर में हम कह रहे हैं, किसके कंपेयर में कह रहे हैं बेटा? मेटाथोरैसिक विंग के कंपेयर में हम कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड मेसोथोरैसिक विंग्स बेटा, इट कवर्स द मेटाथोरैसिक विंग, इट कवर्स द मेटा विंग या मेटाथोरैसिक विंग, इट कवर्स द मेटाथोरैसिक विंग। पहला वाला विंग है, ये दूसरा विंग है, पहला है आगे का है, इसलिए इसको हम फोर विंग भी कहते हैं। जैसे हमारे आगे वाले लिम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? फोर लिम्ब कहते हैं। नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइंड लिम्ब कहते हैं, ठीक है। ये हमारा फोर लिम्ब हुआ, ये हमारा हाइंड लिम्ब हुआ। इसी तरीके से आगे वाला जो इसका विंग है वो क्या है बेटा? फोर विंग है। पीछे वाला आपका कैसा है? हाइंड विंग है, ठीक है। तो ये फोर विंग हो गया और ये क्या हो गया बेटा? ये हाइंड विंग हो गया। So it means the forewing covers the hind wing, ठीक है। और फोरविंग कैसा? ठीक है, लेदरी है, ओपेक है, हैवी है, इस वजह से इसका यूज फ्लाइट में नहीं होगा, ठीक है। नो यूज इन फ्लाइट। नो यूज इन फ्लाइट, ठीक है। बट यहाँ पर बेटा जो मेटाथोरैसिक है ये यूज होता है फ्लाइट में, उड़ने में मदद करता है।
बट जनरली क्या होता है कि ये मीजो मेटा को कवर किया रहता है, जिसकी वजह से मेटा फंक्शनल नहीं रह पाता समटाइम। इसी वजह से कॉकरोच दौड़ता है, उड़ता कम है ना। मेटाथोरेसिक के बारे में लिख लीजिएगा। मेटाथोरेसिक मीन समटाइम इट इज कॉल्ड halters। क्या बोलते हैं इसको हम? halters used in flight, used in flight, halters and used in flight। ठीक, जब भी कभी भी सर ये फ्लाई करता है तो सर तेजी से भागेगा, पूरी ताकत लगा कर मीजो वाली विंग्स को हटाएगा। ठीक है, और वो आप देखेंगे जब भी कभी कॉकरोच हमारा भागता है या उड़ते हुए भागता है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं उड़ पाता है। तो पता ये चला यहाँ से उड़ा और जाकर के खंडारी पर जाकर के रुका, खंडारी चौराहे पे। ऐसा नहीं है, कॉकरोच यहाँ से उड़ेगा, वो जो चेयर है वहां तक जाएगा, या बहुत मैक्सिमम उड़ेगा यहाँ से उड़ करके उस दरवाजे तक जाएगा, फिर भागेगा। ऐसा नहीं वो कंटिन्यूअसली उड़ेगा, और ऐसा भी नहीं कि एक बार उड़ेगा फिर तुरंत उड़ जाएगा, नहीं। एक बार उड़ेगा, थक जाएगा ना, ये भारी सा है, इतना मोटा सा है, ये हैवी सा आदमी है ना, इसको उठाने में बड़ी ताकत लगती है, बड़ी एनर्जी लगती है, ठीक है ना। इसको कॉकरोच, अब देखिए जो भंवरा वगैरह होता है आपने देखा होगा, उसके बॉडी के कंपेयर में उसके विंग्स जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, और उस विंग्स को वो कितने फास्ट जो है वो करवाता है, फ्लाई करवाता है। वो उड़ सकता है, वो उड़ता है, उसके अंदर उसके जो लेग्स होते हैं बहुत छोटे छोटे से होते हैं, और उसके विंग्स के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो उसको जो है 1000 टाइम्स जो है बहुत तेजी से उसको क्या कर सकता है बेटा, उसको मूव करवा सकता है। आप चीजों को देखिए, तो ये विंग्स के बारे में हो गया, लेग्स के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा किसके, एब्डोमेन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एब्डोमेन पढ़ लेंगे, फिर हम माउथ पार्ट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से हम डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करने से पहले माउथ पार्ट पढ़ेंगे, माउथ पार्ट के बाद उसका पूरा एलिमेंट्री लेना। यहाँ पर हम एब्डोमेन की बात करने जा रहे हैं, अभी तो मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। कोई बता सकता है ये मेल वाला कॉकरोच है फीमेल कॉकरोच? मेल है, वेरी गुड। चलो एटलीस्ट तुम लोग पहचानना शुरू कर दिए। इसको देखा था ना? यस सर, शाबाश। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये फीमेल कॉकरोच, ये फीमेल कॉकरोच, ठीक है। चीजों को ऐसा पलट दिया गया, ये इसका डॉर्सल व्यू है और ये इसका कौन सा व्यू है बेटा? वेंट्रल व्यू है। इसके लेग्स देखिए कितने खूबसूरत तरीके से निकले हुए हैं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, यहीं पर अच्छा लगेगा, घर पे नहीं अच्छा लगेगा। देखिए ये पूरा का पूरा अंदर वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को दिखा रहा है, अंदर कट करके दिखा है ये। उसके बाद यहाँ से प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग, और फिर मेटाथोरेसिक लेग, ठीक है। ये 3 लेग्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 3 इधर दिख रहे हैं, 3 इधर दिख रहे हैं, कुल मिला के 6 हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया? हेक्सापोडा हो गया, ठीक है। एब्डोमेन की बात करते हैं। एब्डोमेन मेड अप ऑफ 10 सेगमेंट्स, लिख लीजिए जल्दी जल्दी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एब्डोमेन मेड अप ऑफ 10 सेगमेंट्स। जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन मेड अप ऑफ 10 सेगमेंट्स, ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा 11 ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक लाइफ। 11 एम्ब्रियोनिक लाइफ में कितने होते हैं बेटा? 11 होते हैं, ठीक है। फ्यूज हो जाता है, सर वही एनालिस्ट स्टाइल वगैरह में बताएंगे एनालिस्ट में क्या चेंज। मेल में सिर्फ 9 सेगमेंट्स दिखाई पड़ते हैं और फीमेल में सिर्फ 7 सेगमेंट्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। इन मेल कॉकरोच विजुअल सेगमेंट्स आर 9, in male cockroach visible segments are 9, and in female cockroach visible segments are 7. फीमेल के एब्डोमेन, फीमेल कॉकरोच के एब्डोमेन मेल कॉकरोच के एब्डोमेन से थोड़ा ब्रॉड होता है,
ब्रॉड होता है, ठीक है। एब्डोमेन ऑफ फीमेल इज ब्रॉडर देन मेल। अब मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा है। इस पॉइंट को ऐसे लिखिएगा, इन मेल सॉरी इन फीमेल कॉकरोच 7 स्टर्नाइट, देखिए हम कह रहे हैं 7th स्टर्नाइट, आई एम नॉट सेइंग 7th टर्जाइट। डॉर्सल व्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर किधर आ गए, वेंट्रल साइड पर आ गए। वेंट्रल साइड पर क्या है, स्टर्नम है, जिसको हम स्टर्नाइट कहते हैं। फीमेल में क्या हो रहा है, 7th स्टर्नाइट ने क्या बनाना है वो देखिए। 7th sternite forms a boat-shaped ब्रैकेट में लिखिएगा along with 8th and 9th, ठीक है। boat-shaped structure that is called the brood pouch. क्या कहा हमने, ब्रूड पाउच, मतलब इसमें इसके जो एग्स होंगे वो स्टोर होंगे। एग्स, कॉकरोच क्या है, ओवीपेरस या वीवीपेरस है, ओवीपेरस है ना, अंडे देने वाली है ना कॉकरोच, इसलिए ये कैसा है बेटा, ये ओवीपेरस हुआ हमारा, ठीक है। तो क्या कहा हमने, 7th स्टर्नाइट अलॉन्ग विद द 8th एंड 9th, 8-9 के साथ मिलकर के ये क्या बना रहा है बेटा, ब्रूड पाउच बना रहा है, किसके अंदर, फीमेल कॉकरोच के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, at 10th segment की बात कर रहे हैं, ठीक है। 10th segment एनल सर्काई इज प्रेजेंट। एनल सर्काई के आगे ब्रैकेट में लिखिएगा बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। एनल सर्काई both male and female, both in male and female, ठीक है, both in male and female, ठीक है। आगे है एनल सर्काई मेड अप ऑफ 15 सेगमेंट। ये अक्सर सवाल पूछता है कि एनल सर्काई और एनल स्टाइल में क्या फर्क होता है। तो पहली चीज ये कि एनल सर्काई क्या है बेटा, एक सेंसरी स्ट्रक्चर है। एनल स्टाइल क्या है, कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है। एनल सर्काई क्या होता है, सेगमेंटेड होता है। एनल स्टाइल सेगमेंटेड नहीं होता है। एनल स्टाइल सिर्फ मेल में पाया जाता है और एनल सर्काई मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो कितने सेगमेंट्स होते हैं बेटा, 15 segments, and acts as vibratoreceptor. Acts as the beta vibratoreceptors. फोन बजता है जेब में, वाइब्रेशंस होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, फील करते हैं। तो मतलब हमारी स्किन में क्या है, वाइब्रेटोरिसेप्टर्स मौजूद हैं, है ना। वैसे कॉकरोच जमीन पर होने वाले वाइब्रेशंस को क्या करता है बेटा, फील करता है। पता चलता है कि वाइब्रेशन किधर से ज्यादा आ रही है, किधर से कम आ रही है, उसी हिसाब से वो चलता है। सांप के पास कान नहीं होते, वो अपनी जबान बाहर निकालता रहता है, हमेशा हिलाता रहता है ना। और हम लोग सोचते हैं वो कुछ बीन बजाता है, बीन बजाने से उसका सांप बाहर, उसकी जबान बाहर, ऐसा नहीं। तो जो सांप अपनी जबान बाहर निकलता है वो अपनी इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को क्या करता है, परसीव करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन मेल कॉकरोच एनल स्टाइल प्रेजेंट एट 9th segment, एनल स्टाइल प्रेजेंट एट 9th segment। चलिए, now we are going to talk about the digestive system of cockroach.
डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करने चले बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पहले बात करेंगे किसके बेटा, माउथ पार्ट्स की बात करेंगे। हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में अलग से अलग, कहीं भी पढ़े हमको पढ़ना है। माउथ पार्ट्स, सबसे पहले माउथ पार्ट हमारे टाइप क्या है, माउथ पार्ट का टाइप है हमारा मैंडिबुलेट टाइप। क्या ये बेटा, ये हमारा मैंडिबुलेट टाइप। इस मैंडिबुलेट टाइप का मतलब ये हुआ कि ये आपका बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप है। बाइटिंग को हम कटिंग भी कह सकते हैं, कहीं कहीं कटिंग लिखा हुआ शब्द है तो आप उससे कंफ्यूज मत होइए। बाइटिंग और कटिंग एंड च्यूइंग टाइप। माउथ के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं जरा बताइए। अपर लिप, लोअर लिप, अपर लिप, लोअर लिप, बस टीथ भी होता है। हमारे माउथ पार्ट की बात थोड़ी कर रहे हो, कॉकरोच की बात कर रहे हैं। इसमें भी अपर लिप, लोअर लिप हाँ होता है, लेब्रम होता है, लेबियम होता है, ठीक है, हाइपोफैरिंक्स होता है, मैंडिबल होता है ना, ठीक, मैक्सिला होता है, ढेर सारी चीजें यहाँ तो थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। एक चीज और यहाँ पर मैंने बताना भूल गया, यहाँ पर जो मैंडिबुलेट टाइप है ये इस पॉइंट पे लिखिएगा, ये प्रिमिटिव टाइप है। ये क्या है बेटा, ये हमारा प्रिमिटिव टाइप है। मतलब ये प्रिमिटिव टाइप कहने का मतलब ये क्या है कि यहाँ से जितने भी इंसेक्ट्स के अंदर जो माउथ पार्ट्स का डेवलपमेंट हुआ सब यहीं से डेवलप हुआ है। अकॉर्डिंग टू डार्विन, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशंस, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशंस, यानी कि ओरिजिन तो एक है लेकिन इसी में धीरे धीरे बदलाव होते गए और एक नया टाइप हमें मिलता चला गया। ठीक है, चाहे वो हम स्पीसीज की बात कर लें और चाहे हम यहाँ पर इसकी बात कर लें, प्रिमिटिव टाइप में ही बदलाव कर सकते हैं। एक बेस हमारे पास होना चाहिए, अगर हमारे पास बेस ही नहीं है तो हम उसके ऊपर क्या बदलाव करेंगे, क्या नया कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या पुराने कंस्ट्रक्शन के अंदर हम मॉडिफिकेशन करेंगे। चीजें समझ रहे हो ना, ठीक। तो यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप का इस माउथ पार्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं वो बेसिकली आप देखिए। ये तो पूरा का पूरा इसका क्या है बेटा, ये हेड पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा माउथ है, ये पूरा, ये तो हेड वाला पोर्शन है जो कि 6 सेगमेंट से मिल करके बना था, ठीक। ये आपका ये रीजन जो दिख रहा था ये एपिक्रेनियल सुचर, ये पूरा का पूरा था, ये वाला रीजन था, ठीक है। इस पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फोकस करना है किसके ऊपर बेटा, हमें सिर्फ फोकस करना है हमारे माउथ पार्ट के ऊपर जो यहाँ से यहाँ तक का है। कौन कौन सा है इसमें देखिएगा, एक मैंडिबल, ये मैंडिबल है, ये मैंडिबल है, मतलब 2 मैंडिबल हो गए। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, सिंगल लैब्रम दिख रहा है, लैब्रम के ऊपर क्या दिख रहा है बेटा, क्लाइपियस, ये किसका पार्ट है, ये हेड का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको मैक्सिला दिख रहा है, एक मैक्सिला ये है, दूसरा मैक्सिला ये है, तो 2 मैक्सिला हो गए, 2 मैंडिबल हो गए, समझिए बात को, 2 मैक्सिला हो गए और 2 मैंडिबल हो गए। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है बेटा, लेबियम विथ हाइपोफेरिंक्स, तो एक लेबियम हो गया और एक क्या हो गया बेटा, हाइपोफेरिंक्स हो गया। और हाइपोफेरिंक्स किसके साथ लगा होता है बेटा, वो सैलिवरी डक्ट के साथ लगा हुआ होता है, इसके साथ लगा होगा, सैलिवरी डक्ट के साथ लगा होगा। तो ये जो टोटल डायग्राम आप देख रहे हो ये आप किसका है, माउथ पार्ट्स का है। अच्छा, कुछ माउथ पार्ट्स में यहाँ पर जैसे मैक्सिला वाले, मैक्सिला में अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक नाम है इसका क्या, एक नाम है इसका कॉर्डो, स्काइप्स, लेसिनिया, गैलिया और मैक्सिलरी पर, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए हमें इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं। कभी कभी स्कूल के या जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें पूछ लेता है, उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, ठीक है।
यहाँ पर ये एनसीईआरटी वगैरह में नहीं, इसलिए इस पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब जैसे ये आपका हाइपोफेरिंक्स वाला एरिया है, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट। तो लिखिएगा माउथ इज एसोसिएटेड विथ माउथ पार्ट्स, माउथ इज एसोसिएटेड विथ माउथ पार्ट्स। देखिए ये जो मैंडिबल आपको दिख रहा है, देखिए ये मैंडिबल कुछ ऐसा है ना, पहला हेडिंग डालिएगा मैंडिबल। ये मैंडिबल इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से। ये जो मार्जिन आपको दिख रही है ना, ये वाली मार्जिन, ये इस मार्जिन को हम बोलते हैं टीथ। क्या बोलते हैं? टीथ, ठीक है। इस टीथ को हम बोलते हैं डेंटिकुलर टीथ। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? डेंटिकुलर टीथ या डेंटिकुलर टीथ, ठीक। ये हेड के किस पोर्शन से कैसे लगा हुआ रहता है बेटा? लैटरली अटैच्ड होता है। तो मैंडिबल के बारे में लिखिएगा, मैंडिबल अटैच्ड लैटरली, it has denticulate margin and helps to cut the food. सर प्लीज रिपीट कर दीजिए सर। मैंने कहा कि mandible has denticulate margin, mandible has denticulate margin which helps to cut the food, which helps to cut the food, which helps to cut the food, ठीक है। मैंडिबल कितना है बेटा? एक, वन पेयर में, ठीक है। दूसरा है आपका लेबियम, लेबियम, लेबियम represent the upper lip, लेबियम, लेब्रम, लेब्रम, मैं लेब्रम बोल रहा हूँ, लेबियम नहीं, लेब्रम, सॉरी, लेब्रम, लेब्रम represent the upper lip, labrum upper lip, and it has gustatoreceptor। कौन सा रिसेप्टर बेटा? गस्टेटोरिसेप्टर, ठीक है। खाने की स्मेल मिलती है इसको, है ना। जैसे आपका माउथ, योर माउथ बिकम वाटरी एंड वाटरी, वाटरी एंड वाटरी, मुंह में पानी आ जाता है ना। फेवरेट फूड सबका होगा अपना, पनीर, 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 सब पनीर। तुम चिकन खाते हो? हाँ, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा हुआ नॉन वेज में वैरायटीज है, वो वैरायटीज है, कुछ भी खा। वेज में क्या वैरायटी? पनीर, पनीर टिक्का, पनीर मसाला, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, ले पनीर, दे पनीर, खाली पनीर। उसके ऊपर तो उठो, उसके ऊपर उठोगे तो फंगस में चले जाओगे, मशरूम खाओगे, है ना। बट वैरायटी उसमें है। क्या हो गया बेटा? लेब्रम हो गया, मैंडिबल हो गया, दूसरा है आपका मैक्सिला। क्या है? मैक्सिला, मैक्सिला के बारे में, ठीक है। मैक्सिला के बारे में बेटा, मैक्सिला में लिखिएगा, it is of two type, primary and secondary maxilla। अब इस प्राइमरी मैक्सिला में ही देखिए क्या बना हुआ है, कॉर्डो है, स्टाइप्स है, गैलिया है, लेथिनिया है, मैक्सिलरी पल्प।
ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको प्राइमरी मैक्सिला, ठीक है। इसी में लिखिएगा ये क्या काम करता है। प्राइमरी मैक्सिला हेल्प्स टू होल्ड फूड बिटवीन मैंडिबल्स। Helps to hold food between mandibles. It present laterally. It present laterally. It present laterally. दूसरा है secondary maxilla represents lower lip. Secondary maxilla represent lower lip. Lower lip. Lower lip क्या है बेटा? Labium. L-A-B-I-U. Labium. Secondary maxilla represent the lower lip. ठीक है। इसमें लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स कहां पर मौजूद होगा बेटा? अपर लिप और लोअर लिप के बीच में, ठीक है। हाइपोफेरिंक्स प्रेजेंट बिटवीन अपर लिप एंड लोअर लिप। ये भी होल्ड करता है फूड को। हाइपोफेरिंक्स प्रेजेंट बिटवीन अपर लिप एंड लोअर लिप which represents the ling. क्या बोला बेटा हमने? It receives the opening of salivary duct. ठीक है, तो इतनी सी कहानी थी इसके बारे में। अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करेंगे तो कहाँ से शुरू होता है बेटा? माउथ ओपन होगा, कहाँ पर पहुंचेगा बेटा? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी से कहाँ पर जाएगा? जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी जल्दी बोलो। बक्कल कैविटी से कहाँ जाएगा? हाँ, फेरिंग से जल्दी बताओ। वेरी गुड। फेरिंग से जाएगा ओएसोफेगस, ये इसका पार्ट है। ओएसोफेगस से वेरी गुड, शाबाश। क्रॉप से वेरी गुड। अपनी अपनी नोटबुक निकालें, बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाकर लाइएगा एनसीईआरटी वाले। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कल हम क्या क्या पढ़ लेंगे, कल की बात मैं बता रहा हूँ। कल हम लोग पढ़ लेंगे डाइजेशन पूरा, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन, ठीक है। बाकी के जो 3 बच रहे हैं वो कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक।